कार्टून्स और फिल्मों में देखे ही होंगे, पर कभी आपने ये सोचा है कि निंजा सच में कौन थे? इनका काम क्या रहा होगा? इनका इतिहास क्या होगा? ये प्रश्न हमें इनके बारे में जानने के लिए प्रेरित करते हैं। आप आज इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आज हम इन्हीं प्रसिद्ध योद्धाओं के बारे में बात करने वाले हैं। जापान के सामंतशाही काल में गुप्तचरों को निंजा या शिनोबी के नाम से जाना जाता था। इन निंजास का काम जासूसी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, घुसपैठ करना, जरूरत पड़ने पर किसी की हत्या कर देना था। ये निंजा गुरिल्ला युद्ध कला में माहिर थे। इनके तौर तरीके उस वक्त के सामुराई योद्धाओं से कहीं अलग थे। निंजा कब जापान में बाहर आना शुरू हुए, इसकी जानकारी इतिहास में भी सही तरीके से नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में कहीं हुई थी। कईयों का ये भी मानना है कि निंजा का संबंध प्राचीन चीन से है, मतलब चीन से जो बुद्धिस्ट मॉन्क जापान आए, उन्होंने जापानीज लोगों को अपने तौर तरीके और कला सिखाई। संगोकु काल ये निंजास के लिए एक सुवर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस दौरान ईगा और कोगा निंजा सबसे ज्यादा नियुक्त किए गए। बहुत से निंजा ये छोटे वर्ग से नियुक्त किए जाते थे, जो समुराई वर्ग से नियुक्त हुए होते थे। उसके विरुद्ध जो समुराई थे वो उस वक्त के उच्च जाति के थे, और ये आज ऐतिहासिक केंद्र बिंदु बने हुए हैं। 15वीं शताब्दी में निंजास को जासूसी करने के लिए, हमलावर या आतंकवाद मचाने के लिए भर्ती किया जाता था। उस वक्त में सामुराई एक विशिष्ट विनय में युद्ध करते थे, मगर निंजा किसी तरह धार्मिक प्रणाली पालन नहीं करते थे। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो साये में काम करते थे। संगोकु काल ये संघर्ष से भरा हुआ था, और इसी दौरान ही निंजा बहुत प्रचलित हुए। निंजा के परिवार विशिष्ट समाज रचना में व्यवस्थापित हो गए थे। बहुत से व्यवस्थापनों के अपने खुद के इलाके पूरे जापान में प्रस्थापित हुए थे। इस समाज के भूमिका और कार्य 3 वर्गों में बटे हुए थे। ईगा और कोगा गांव में आम लोगों के अलावा जो अस्थायी जासूस और किराए के सैनिक के रूप में काम करते थे, वो असली निंजा कहलाते थे। 1485 से लेकर 1581 तक जापान में सक्रिय रूप से शासक वर्ग निंजा को नियुक्त करते थे, क्योंकि निंजा उनके गंदे कामों को अंजाम देते थे। ये सब तब तक चलता रहा जब तक ओडा नोबुनागा आ गया और उन सबको मिटा दिया, निंजास को जापान में बिखरा दिया। नोबुनागा के साथ कोई भी दुश्मनी या उससे दूर जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो निंजा नोबुनागा को छोड़कर निकलते थे, वो विशेष अंगरक्षक बनते थे। 18वीं शताब्दी में कुछ निंजा इकट्ठा होकर जापान की पहली खुफिया एजेंसी शुरू की। इनका काम अंगरक्षक और खुफिया पुलिस में सौंपा गया, और उनको पहचान छुपाने के लिए उनको अलग तरह के काम सौंपे गए, जैसे कि आम कर्मचारी या माली, क्योंकि वो घुसपैठ, निरीक्षण और रक्षा कर सके। जासूसी करना ये निंजा का एक महत्वपूर्ण काम था। वे हथियारों से लैस होकर और भेष बदलकर शत्रु के इलाके की जानकारी निकालने ऐसी काम करते थे। वे शत्रु के किले या छावनी कैसे तहस नहस कर सके, इसका भी अभ्यास करते थे। पर ये सब होकर भी वे बदनाम है, और दूसरी ओर प्रचलित भी है तो उनके छुपकर वार करने की कला से। यहाँ तक कि ओडा नोबुनागा पर भी कई बार निंजा ने हमले किए थे, पर इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो निंजास को नष्ट करना चाहता था। निंजास को रोकने के लिए बहुत से तकनीक काम में लिए जाते थे। किसी संभावित व्यक्ति को बचाने के लिए उसके बाथरूम अथवा फर्श के नीचे हथियार छुपाकर उसे तैयार किया जाता था। उस वक्त में इमारतें भी ऐसी बनाई जाती थी जिसमें जाल बिछाया हुआ अलार्म के घंटी से तार से जुड़ा हुआ होता था।
जापानीज किले उस वक्त ऐसे बनाए जाते थे जैसे उसमें रास्ता आसानी से ना ढूंढा जा सके, क्योंकि एक दीवार में से छेद भी निंजा को किसी रास्ते पर नजर रखने के लिए काफी होता था। कॉरिडोर के फर्श भी इस तरह से बनाए जाते थे कि उस पर से भी जो भी चल के जाता था वो तीव्र आवाज उत्पन्न करके ही जा सके। बहुत सी जमीन रेत से भरी जाती थी क्योंकि उसको खामोशी से पार ना कर सके। इमारतें भी इस तरह से बनाई जाती थी कि वो आग लगने पर आसानी से बुझाई जा सके। निंजास हमेशा ही अकेले काम नहीं करते थे, उसके बजाय बहुत बार वो समूह में काम करते थे। कुछ निंजा शत्रु पर हमला करने के वक्त उसकी तरह पोशाक पहनते थे जिसे वह शत्रु को चकमा दे सके। अक्सर वे भेष बदलकर खुद को पुजारी, सड़क के कलाकार, ज्योतिषी, व्यापारी, समुराय, भिक्षु इनकी तरह दिखाया करते थे। हम जहाँ तक निंजा के पास होने वाले हथियारों की बात करें तो उनके पास बहुत से हथियार थे, जिसमें से कई तो आपने मूवीज, कार्टून्स या वीडियो गेम्स में ही देखे होंगे। उनके इसी हथियारों की वजह से कईयों का ये कहना है कि उनके पास अलौकिक या कहा जाए तो सुपर नेचुरल शक्तियाँ थी। रात के घने अंधेरे में ही यही हथियार निंजा के शिकार हुए लोगों को एक जादू की तरह लगते थे। निंजा की युद्ध कला को निंजुत्सु के नाम से जाना जाता है। बुजिनकन सदस्यों के अनुसार निंजुत्सु में निंजा 18 सामुराई कलाओं का अभ्यास करते हैं। इसमें घुड़सवारी, छड़ी और स्टाफ के टैक्टिक्स, भूगोल शास्त्र, जासूसी, भेष बदलना, छिपना और भागना, आतिशबाजी बनाने की विद्या, तलवारबाजी, कुसारीगावा जुत्सु, आध्यात्मिक शुद्धता, छुपना और घुसपैठ करना, हथियार फेंकना, भाला मारना, पानी की तकनीक, बिना हथियार के हथियारमंद लोगों से लड़ना, इनका समावेश था। एक निंजा अपनी तलवार, शuriken और अलौकिक शक्तियों से कहीं ज़्यादा थे। वे कई हथियारों से ज़्यादा थे और इन्होंने ही जापान के इतिहास में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बहुत समय बाद वो मीडिया में दिखाई पड़े और उनकी प्रतिमा विकृत पद्धति से लोगों के सामने आई, पर इन सभी चीज़ों के बाद भी उनकी असली सच्चाई कोई मिटा नहीं पाया।